हाँ, तो अपनी मौजूदगी का परिचय दे और ये बता दे सब लोग जिंदा हैं। अपन लोगों ने लास्ट टर्न पे एनएलएम का समापन कर दिया है। अब जो चैप्टर सगुन का स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी, या फिर बोलो वर्क एनर्जी एंड पावर। लगा ले भैया शगुन की हेडिंग, वर्क एनर्जी एंड पावर। लगा ले भैया, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। शगुन में इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग WPE बोलते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। बट हमने वो सीक्वेंस लिखा है जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। पहले वर्क पढ़ना है और उसके बाद एनर्जी एंड देन फाइनली लास्ट में पावर। गौर फरमाए ध्यान से, क्या है ये वर्क और क्या है एनर्जी, तो मैं आपको थोड़ा सा इस पे ज्ञान देना चाहूंगा। इससे पहले आपने एनएलएम पढ़ा और काइनेमेटिक्स पढ़ा। इनके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज यूज होती थी, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, या फिर फोर्स हो, मोमेंटम हो, यस और नो? ये सारी की सारी क्वांटिटीज है वेक्टर, और इसके अंदर डील करने के लिए आपको दो चीजों को देखना पड़ेगा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, मतलब कितना है और किधर है। जबकि वर्क एनर्जी एंड पावर में ये जो सारी की सारी क्वांटिटीज हैं, ये कैसी हैं? स्केलर। मतलब एक बार अगर इनके बारे में आपने फाइंड आउट कर लिया तो डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं। तो भाई साहब, क्या दो में से एक चीज कम हो गई है? कम हो गई है, मतलब क्या चीजें आसान हो गई है? और आपको बताऊं, बड़े बड़े मैकेनिक्स के सवाल जो फोर्स या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से लगाए जा सकते हैं, कई बार वही सवाल वर्क एनर्जी एंड पावर से आसानी से लगाए जा सकते हैं। इसीलिए हमें शगुन का पढ़ना है वर्क एनर्जी एंड पावर। लेकिन अब कोई भी चीज पढ़ने से पहले, मान लीजिए आप सभी भारतवासी हैं, हिंदी आती है तो आप हिंदी मस्त से बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो पहले कुछ उसकी डिफाइंड लेटर्स हैं, उसके डिफाइंड वर्ड्स हैं, क्या उसको समझना पड़ेगा? तो अगर वर्क एनर्जी एंड पावर को मिला के एक साथ इस्तेमाल करना है, क्या उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर वर्क क्या है? तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं वर्क। हेडिंग डाल लीजिए वर्क। समझते हैं कि भाई साहब वर्क है क्या? वर्क समझो हुजूर आला, वर्क क्या है? वर्क को दुनिया वाले W से दिखाते हैं। जरा गौर फरमाएं, आपके बहुत बेसिक जीवन में हर जगह ये काम वो काम, इन्होंने इतना काम किया, उन्होंने काम नहीं किया, मजदूर काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, फिजिक्स के अंदर जब कभी हम बात करेंगे वर्क की, तो याद रखिएगा वर्क की कहानी हमेशा जुड़ी होगी फोर्स के साथ। हमेशा बिना फोर्स के कभी वर्क का बात जिक्र किया नहीं जाएगा। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब वर्क इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ फोर्स, किसी फोर्स के लिए डिफाइंड होगा। अरे बोल सही है? अब सवाल ये आता है कि कैसे डिफाइन किया जाता है? बोल सही है? तो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये है अपना कोई सरफेस और यहाँ पे रखा है कोई ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर अगर आपने कोई फोर्स F लगा दिया, अरे बोल सही है? हाँ, F लगाने के साथ किसी एंगल पर जनरली आपने जनरल फोर्स लगाया है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लॉक कुछ आगे बढ़ जाए? नहीं आ रहा समझ? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये फोर्स स्केलर है वेक्टर? मेरे भाई, क्या इस फोर्स को लगाने से कुछ ये ब्लॉक डिस्प्लेस कर सकता है? तो मैंने कहा ये ब्लॉक पहले यहां था, अगली थोड़े ही पल में बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया। कितना किया? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट किया ds वेक्टर। अरे बोल सही है? ये ds का मतलब बड़ा डिस्प्लेसमेंट या छोटा? अरे छोटा नहीं, क्या बहुत छोटा? तो याद रखिए मेरे भाई, अगर कभी फोर्स लग जाए और किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट दिख जाए, तो आप मान लीजिए कि उस फोर्स ने कुछ काम कर दिया है। बोल सही है? हालांकि ये शब्द हमेशा सही नहीं होगा, बट आपको मैक्सिमम टाइम याद रखना है कि अगर कोई फोर्स लग रहा है और फोर्स के कारण कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर फोर्स लगने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, तो आप डिफाइन कर सकते हो उस फोर्स के लिए वर्क। यस और नो? इस फोर्स ने बड़ा डिस्प्लेसमेंट करा है, छोटा? तो मेरे भाई, इसके लिए जो छोटा सा वर्क होगा, वर्क के ऊपर वेक्टर क्या तीर टेकना चाहिए? सारी की सारी चीजें कैसी हैं? स्केलर, मतलब डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं। तो जो छोटा सा वर्क आप डिफाइन करोगे, ये लिखोगे इस फोर्स वेक्टर का डॉट कर दोगे किसके साथ? ds के साथ। अरे यानी व्हाट इज दिस? दिस इज द बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन। बोल सही है? नहीं आया? अब याद रखना, यहाँ पर f वेक्टर डॉट ds वेक्टर आया, मतलब क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है? आपको बता दूं, कभी मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं a और b,
और इनका डॉट यदि आप करते हैं तो आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये पूरा का पूरा कैसा है, स्केलर। अरे नहीं आया? अब याद रखिएगा, इसका मतलब ए डॉट बी को ये भी लिखा जा सकता है। बोलो सही है? ये वर्क छोटा है बड़ा है? अगर आपको बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना है तो क्या मेरे भाई छोटे छोटे वर्कों को जोड़ दोगे? यानी कि मेरे भाई टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, dw प्लस dw ऐसे क्या करते जाओगे। dw dw करने का मतलब है क्या मेरे भाई, dw का इंटीग्रेशन कर दोगे। लेकिन dw की जगह क्या मेरे भाई ये आप रख सकते हो। आप याद रखिए dw का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। अरे आप देखो ना, टोटल वर्क डन में आप लिखोगे dw का इंटीग्रेशन, dw है कौन, f वेक्टर डॉट ds। अरे बोल सही है? ये आपका बेसिक, जब टोटल वर्क डन किसी लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना हो तो आपको क्या लिख लेना है, f डॉट ds का इंटीग्रल। वंस मोर। अब जरा गौर फरमाए, यहां पर एक बात समझ में आनी चाहिए कि कभी कभी ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट भी हो सकता है? क्या डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो सकती है? इसका मतलब कभी अपने को समझ में आ सकता है कि इफ क्या हो सकता है, इफ अगर f वेक्टर जो हमारा है वो कैसा हो जाए, कांस्टेंट। याद रख लीजिए, कभी भी कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन में पार्ट लेता नहीं है। क्या मेरे भाई वो बाहर हो जाएगा? आप देखो ये बाहर हो गया तो आपको दिख गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट में से एफ वेक्टर क्या हो गया, वर्क के डेफिनेशन में से बाहर। और याद रखिए ये डॉट शॉट ये है वेक्टर का ऑपरेशन और ये इंटीग्रेशन है कैलकुलेशन का, कैलकुलस का ऑपरेशन। कैलकुलस का ऑपरेशन वेक्टर के ऑपरेशन को छेड़ता नहीं है। याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा कि कभी भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच का ऑपरेशन मैथमेटिक्स के दूसरे ब्रांच के ऑपरेशन को छेड़ता नहीं है। आप देखो तुरंत डाउट बाहर आया और अंदर कौन बचा, डीएस वेक्टर। और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या एक्स होता है? डीएस का इंटीग्रेशन क्या एस हो जाएगा? अच्छा लिमिट कुछ लगाओगे एस इनिशियल से एस फाइनल, तो फाइनली मिलेगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, क्या उसको डेल्टा एस बोल देना चाहिए। याद रखिएगा टोटल वर्क डन जो लिखा जाएगा अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो क्या लिखोगे, एफ डॉट डेल्टा एस। नहीं आया समझ? इसी को आप डॉट हटा दीजिए तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डेल्टा एस और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड डेल्टा एस। वंस मोर, ये एंगल क्या होगा, एफ एंड डेल्टा एस के बीच का। वंस मोर, दिक्कत है किसी को? आप समझो, इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया वर्क की डेफिनेशन बेसिक क्या होती है, एफ डॉट डीएस। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? लेकिन अगर मेरे पास फोर्स कांस्टेंट दिख जाए तो क्या मैं बच जाऊंगा? इंटीग्रेशन से बच के क्या डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लूंगा? किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। नहीं आ रहा समझ? अब ये तो अपन ने वर्क को डिफाइन कर लिया, इससे ज्यादा वर्क पे मैं ज्ञान दूं इससे पहले मैं सवालों पे आ जाऊं। यस सुनो, गौर फरमाए, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, बहुत बेसिक। मैं तुरंत प्रभाव से सवालों पे आ रहा हूं, देखे जरा ध्यान से। मैंने कहा ये है छोटी लाइन की सड़क जेरा, गौर फरमाए ध्यान से। इस पर मैंने कहा कि मेरे भाई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर मैंने जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का? और ये कितने एंगल पे लगाया है? 37 डिग्री पे। बोल सही है? वंस मोर, देखा ये गया कि ये डिस्प्लेस यहां से कितना हो जाती है, 2 मीटर। कितना हो जाती है भाई? 2 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, क्या पूछ रहा हूं भाई? फाइंड द वर्क डन बाय एफ, क्या बता पाएंगे आप लोग? कैसे बताएंगे? पहले सुनिए, ये फोर्स कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल? कांस्टेंट या वेरिएबल? क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा या बचना पड़ेगा? मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब देना है, आपस में तो बकवास बिल्कुल मत करना। आप ज्यादा ज्ञानी हो गए तो मेरी क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरी क्लास में सिर्फ मेरे शब्दों को सुन लो। मैं आपसे बोल रहा हूं फोर्स कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल? कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करेंगे या बचेंगे? बचेंगे तो क्या डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लगा लेंगे? अब समझे, डॉट प्रोडक्ट में कौन सा लगाएंगे, एफ डॉट डेल्टा एस या एफ डेल्टा एस कॉस थीटा? क्यों सर? अगर मान लीजिए फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया होता, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म दिया होता तो क्या ये लगा लेते? लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड दे रखा है एफ का, मैग्नीट्यूड दे रखा है डेल्टा एस का,
और क्या एंगल भी दे रखा है? क्या ये रूप इस्तेमाल कर लिया जाए? आप लिखोगे, आप सोल्यूशन के अंदर लिखोगे कि मेरे भाई जो वर्क आने वाला है किस फोर्स का, आप लिखोगे वर्क डन बाय फोर्स, इट इज नथिंग बट मॉड एफ। एफ का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 100। मॉड डेल्टा एस कितना है भाई? 2। और लिखोगे cos 37। वंस मोर, आप जरा गौर फरमाए हुजूर आला, आप लिखेंगे 100 इंटू 2 cos 37 क्या 4/5 होता है? और आपने तुरंत लिखा 4/5। 5 ने 100 की क्या 20 बार में ली होगी? और 20 दूना कितना आ गया? 40। अब एक मिनट सर, 4, अरे ठीक है, 20 दूना 40 चौका 160 गुणे 4 और लगा लो तो क्या 160 आया? अब लेकिन सर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी कोई यूनिट तो होगी। यहां से देखो, इसकी यूनिट क्या मेरे भाई? न्यूटन होता है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? इसकी यूनिट क्या मीटर हो जाएगी? और आपको मैं बता दूं, न्यूटन मीटर को कई बार हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? इसका मतलब याद रखिएगा, इस न्यूटन को भी खोलिए, इस न्यूटन को भी खोलिए तो आपको दिखेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को आप क्या बोल देते हैं? 1 जूल। अरे 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे? 1 जूल। इसी को जब चाहे बोल दीजिए 1 न्यूटन पर 1 न्यूटन इंटू मीटर। मुश्किल लगा क्या? ये इसकी बेसिक एसआई यूनिट्स हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी सीजीएस यूनिट भी है, याद रखिएगा। 1 जूल जो होता है वो होता है 10 टू दी पावर, अरे पावड़े हो गया माए, अरे नहीं आ रहा समझ? 1 जूल जो होता है वो 10 टू दी पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। नहीं आया समझ? -7 नहीं, +7। ये बात याद रखिएगा, अरे याद रह जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क है इसकी यूनिट क्या लिखूंगा मैं? जूल, क्योंकि फोर्स न्यूटन में चल रही है, दूरी मीटर में चल रही, तो वर्क किसमें आएगा? जूल। यूनिट का बहुत ख्याल रखिएगा, कई बार 2 से 5 के बीच में जो -1 आने की संभावना है वो सिर्फ यूनिट से ही आ जाएगी, इसलिए +4 लाना है तो आपको गौर फरमाना पड़ेगा। अरे क्या यहाँ तक समझ में आया है? इधर मिटा दूं, छापो, जला लूं मैं अभी? ठीक है, अभी एक और जला लूं, ज्यादा हो गया? हाँ। अरे ठीक है, छापो। ये सही है, बेटियां यार सही काम करती हैं। आप लोग परेशान हो जाते हो क्या टेस्ट के नंबर से? अरे बहुत लाते हो जितना लाते हो, इसको अच्छा करना है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। मैंने तो शायद आंसर शीट भेज दी थी ना। इस अपनी संस्था का सबसे निकम्मा आदमी मैं ही हूँ। सही में? कौन है? टेस्ट पेपर कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा टेस्ट पेपर? कौन सा टेस्ट पेपर? अरे जो हुआ है चेक हो गया कब तक? पीछे वाली आंटी जी, दिक्कत है कहीं आपको? दिक्कत होता है, होता है, होता है। बता दिया जाएगा वो भी। पीछे वाले दादाजी जो नए दादा हैं, उस पल्ले पड़ रहा है अभी तो ना उड़िया, कहीं दर्द हो तो बताना। वर्क में कुछ लिखाऊं क्या? थीटा ये एंगल है बिटवीन एफ एंड डेल्टा एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अरे तुम दीदी लिख लो, ठीक है? चलो बेटा धेड़ो, मैं मिटाऊंगा अभी। अच्छा तुम लोग बढ़िया करते हो ना, मैं 5 मिनट पढ़ाऊंगा फिर तुम आधा घंटा छापोगे। हाँ लेवल हाई है यार तुम्हारा, एक तुम्हारा लेवल फिर एक हमारा लेवल फिर हम दोनों का लेवल।
तुम लोग को कभी समझ नहीं आया क्या शाहजहां ने ताजमहल बनवाए थे? ऐसा, हाँ, उनको पता था कि मुमताज के लिए क्या करना है। मैं ही बढ़िया बता सकता हूँ। अरे छाप दो सालो तुम। इसको मैं मिटा, अरे तुम जाओ। हम उधर ही बेचारे गरीब हैं, ये रो देते हैं बेचारे चंगू मंगू। शरीफ लोग हैं लेकिन शराफत भरी है बेचारों के अंदर। आओ, नीलका इधर। ए शुरू आइटम होता है। इंसानों की प्रवृत्ति भूल जाते हो, भाव भाव करने लगते हो तुरंत। इधर आओ, अभी फिर से देखना, गौर फरमाना, हुजूर है। इधर आओ, आ जाओ। मैंने कहा एक बॉडी है मेरे पास, फिर से ये 2 नंबर। देखो अभी मैं छोटे छोटे बातें करूंगा, ऐसा कुछ बातें करूंगा नहीं, लेकिन उन छोटे छोटे बातों से बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको। देखना ध्यान से। फिर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अरे बोलो सही है? yes, और इस 10 न्यूटन से मेरी बॉडी चल पड़ी। कितना चली है? 2 मीटर चली है। अरे बोल सही है? yes, नहीं आ रहा समझ? तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्कडन बताओ, पहले वर्कडन से पहले दोनों के बीच का एंगल बताओ। 90। और इधर लग रही है चच्चा, बॉडी भी इधर जा रही बाबा, कितना एंगल? 0। अरे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होती है? इनिशियल टू फाइनल बना भी दिया है। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, दोनों के मध्य कोण है 0। अब आप देखें तो आप लिखेंगे वर्कडन लिखेंगे मॉड एफ, कितना लिखेंगे भैया? 10। अरे सही है? yes, मॉड डेल्टा एस कितना लिखेंगे? 2। ये रहा मॉड एफ, ये रहा मॉड डेल्टा एस, और यहाँ क्या लिखने वाले? cos 0 की वैल्यू 1। नहीं आया? तो वर्कडन कितना आ गया भैया? 20 जूल। अरे बोलो सही है? पॉजिटिव है या निगेटिव? नहीं आया समझ? पॉजिटिव है या निगेटिव? छोटी सी बात है, अभी मैं एक और करूंगा, उसको मिटाऊंगा मैं। मीटर में दिया हो, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दी, वर्क जूल में आएगा, आंसर जूल में आए ना, हम नहीं जानते। वर्क जूल, हाँ तो तुम सही करो उसको, तुम चेंज करो। हाँ कर अजी। अरे दादी, मैंने बता रखा ना पिक्चर बन रही है, अगर फ्लॉप हो गई तो जान लो, फिर हम हमला कर देंगे तुम्हारे ऊपर, जान लो। ठीक है? प्रेरणा पे आज हमला हुआ था, तुमने कुछ नहीं किया क्या? प्रेरणा ने हमला किया। ये जब तक दौड़े तब तक पता चला प्रेरणा एक बिल्ली थी जो जख्मी करके आ गई है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके। अरे तुम छाप ला गाया दिल्ली। चुप हट हट बट इधर आओ। अरे इधर आओ, अरे तुम इधर आओ। प्रेरणा तुम भी देखो। प्रेरणा तुम तो जख्मी नहीं हुई थी। मैंने कहा है ना, चाकू पे तरबूज गिरे, तरबूज पे चाकू। प्रेरणा तुम्हारा कुछ नहीं होना है। अरे आओ इधर, सब जिंदा है? yes, आओ और फरमाओ। देखो फिर से, बस कर, बावड़े हो क्या बे? इधर देख। अब आ जाओ तुम लोग, इधर आओ। तीसरे नंबर सवाल पे चले। मैंने कहा फिर से देखना बाबू, अगर अभी अपन ने कहा, मैंने कहा एक ब्लॉक है, इस पर मैंने फोर्स इधर लगा रखा है 10 न्यूटन। कितना लगा रखा? सही बात है, लेकिन इत्तेफाक से हमने देखा कि मेरे भाई 2 मीटर ये इधर भाग गया। क्या हो सकता है? हो सकता है, क्या पता पहले से जा रहा हो। हम रोक फोर्स लगा के इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। जब तक रोके तब तक कितना चल गया? 2 मीटर। नहीं आ रहा समझ? मैंने कहा दोनों के बीच का एंगल बताओ। यहां दोनों के बीच का एंगल था 0 डिग्री, यहां दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री।
तो आपसे अगर वर्क डन पूछा जाए तो आप लिखोगे मॉड एफ, लिखोगे मॉड डेल्टा एस, और क्या लिखोगे कॉस 180 डिग्री। वंस मोर, आप गौर फरमाए ध्यान से, तो आप एफ की वैल्यू कितनी लिखोगे भैया 10। अच्छा कई लोग कह रहे -10 सर इधर है, पावड़ा ये मैग्नीट्यूड, अरे रुक जाओ, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। मान नहीं रहे, खुमारी उतरी नहीं आप लोगों की, फिर पिक्चर तो बंद होगी, फिर लंका लगेगी तुम्हारी, इसलिए इधर आ जाओ। एफ की वैल्यू कितनी 10, एस की वैल्यू कितनी बाबू 2, कॉस 180 की वैल्यू, ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी, अब्बा बता गए थे कॉस 180 की वैल्यू -1। देखिए ध्यान से, बस नीट में मत लेके आना। इधर सुने, तो कितना लिखेंगे वर्क डन -20। अरे हाँ है ना, कैसा है भैया नेगेटिव। अरे ठीक है, आ गया बे झूल भिखारी, ले झूल ले मर जा झूल। इधर सुन, एक चीज समझ में अपने को, यहां से कंसेप्ट समझ में आया कि बॉडी पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इधर। मतलब कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है इस फोर्स ने कराया हो, ये फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट का कारण हो, जरूरी नहीं। यानी एक बात समझ में आती है कि वर्क डन के फॉर्मूले में जो लिखते हो एफ डॉट डी एस, ये डी एस इस फोर्स के द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी एफ इज नॉट द कॉज ऑफ डी एस। अरे बोल, समझ आया क्या? नहीं आया? एक बात और समझ में आ गई कि वर्क कैसा दिख गया, पॉजिटिव, वर्क कैसा दिखा, नेगेटिव। अरे अब यहां देखो, तीसरे नंबर के एग्जांपल पे अगर मैं कहूं कि भैया एक बॉडी है जो इधर जाती है 2 मीटर, कितना गई भैया 2 मीटर, अरे सही बात है ना, मगर इस पर फोर्स हमने 10 न्यूटन इधर लगाया, बताओ दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल, ये बात याद रखना कि थीटा यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। और याद रखना, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब भी 90 होगा तो कॉस न होगा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो आपको पता है कि वर्क डन बाय जो 10 न्यूटन होगा वो कितना लिखा जाएगा 0। अब किसी आदि पुरुष को ना समझ में आए तो लिख के 10 इंटू क्या लिखोगे 2 इंटू क्या लिखोगे कॉस 90। वंस मोर, तो आप ये बात देख लेंगे कि तुरंत वर्क डन क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब एक कंसेप्ट और समझ में आया कि अगर जब कभी फोर्स डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के, क्यों वेलोसिटी बोल रहा है मास्टर, क्योंकि जिधर वेलोसिटी होगी क्या उधर ही चलेगा, और जिधर चलेगा क्या उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जब कभी फोर्स वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो उस फोर्स का वर्क डन हमेशा कितना होगा 0। नहीं आया समझ? एक और चीज समझ में आई कि वर्क पॉजिटिव क्या हो सकता है, अरे बोल रहे क्या नेगेटिव भी हो सकता है। कई लोग अभी बोल रहे थे स्केलर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, देख ले रहे बबुआ, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात सत्य है। स्केलर कभी नेगेटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, वेक्टर के अंदर नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्केलर के अंदर नेगेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अरे समझ में आ रहा है? तो क्या वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है? क्या नेगेटिव भी हो सकता है? क्या 0 भी हो सकता है? इसका मतलब वर्क डन बाय एनी फोर्स में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव एंड में बी 0। हाँ, जब दोनों के बीच का एंगल हो 0, क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क डन मिल जाएगा। किसको? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट दिशा में, क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और दोनों परपेंडिकुलर तो वर्क डन नहीं आया। और फोर्स क्या उस डिस्प्लेसमेंट का कारण हो जिसका वर्क निकाल रहे हो, जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं आया। मुंह मत देखिए, बना लीजिए, क्या मैं इधर मिटा सकता हूँ? चले ठीक है। नहीं डायरेक्शन क्या, ना 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 ना, हाँ इसीलिए तो नई चीज पढ़ा रहे हैं 180 के लिए। 180 भैया, ये फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर, हाँ ऐसे करेंगे, तुम समझ रहे हो? हाँ होशियार हो तुम, फिर हंस रहे हो साले, तुमने इजाजत दिया था तभी हमने कुछ किया था और तुम समझ ही नहीं। अब कह रहे हो हमने ऐसा नहीं कहा था, अब मैं क्या करूं? इधर आओ, बना लिया? अब यार हो। इसका मतलब यहां से की पॉइंट निकल के आया है, क्या निकल के आया? वर्क डन यहां पॉजिटिव हो सकता है,
पॉजिटिव कब होगा? जब कॉस थी भाई, देखो मैग्नीट्यूड वर्ग बराबर वर्ग बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डेल्टा एस, जो कि दोनों पॉजिटिव है क्योंकि मैग्नीट्यूड है। क्या कॉस थीटा डिसाइड करेगा? और कॉस थीटा क्या पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरे में नेगेटिव, यानी थीटा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो आप कहोगे वर्क होगा पॉजिटिव जब, अरे रुक तो जाओ, जब थीटा 90 से क्या हो? छोटा और 0 या उससे बड़ा, तो वर्क डन क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। 270 की बात ना करें, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी 180 से ज्यादा हो सकता नहीं है, इसलिए याद रखें। याद रखिए वर्क डन भैया कितना होगा? 0 जब थीटा एग्जैक्टली इक्वल कितना हो? 90। नहीं आ रहा समझ? फिर अगली बात अगर अपन बात करें कि वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव जब थीटा 180 या उससे क्या हो? छोटा और 90 से क्या हो? बड़ा, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। अरे बोलो सही है? मुंह मत देखिए, तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए। अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर तुरंत एक चीज मुझे बताओ, पेंडुलम जानते हो? पेंडुलम हमारे डिंग डोंग, ले देख ले खुद रे, इसको ऐसे ले गया ऐसे ले गया, अगर मैंने कहा यहां है तो क्या मेरे भाई इधर आएगा? ये वेलोसिटी इधर, बताओ इसमें रस्सी है, रस्सी के अंदर क्या आएगा? टेंशन। मैं तेरे से पूछूं वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन, अरे ऑलवेज, क्योंकि जब जब चलेगा क्या वेलोसिटी रस्सी हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी। नहीं आ रहा समझ? तो वर्क डन बाई टेंशन कितना? 0। नहीं आ रहा समझ? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये रहे सूर्यदेव, कौन रहे ये? सूर्यदेव। इनके चारों ओर कौन घूम रही है? माता जी। अरे आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बताओ कि यहाँ पर क्या ये भाई साहब, अगर माता जी घूम रही है सूर्यदेव के चारों ओर, तो क्या मेरे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, मैं अगर आपसे पूछूं वर्क डन में एफ जी कितना होगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा माता जी चलेंगी फोर्स के परपेंडिकुलर, अरे तो यहाँ पर भी वर्क डन कितना? 0। कुछ समझ आया क्या? बहुत काम आएगा ये बात कि जब कभी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का फोर्स हो परपेंडिकुलर, तो उस फोर्स का वर्क डन कितना होएगा? 0। नहीं आया? वंस मोर, मुंह देखना बंद करे, छाप दीजिए तुरंत प्रभाव से। नोट मार के लिख लें, whenever force is perpendicular to velocity or displacement, whenever perpendicular to velocity or displacement, whenever force is perpendicular to velocity and displacement, whenever force is perpendicular to velocity and displacement, the work done by that force must be, the work done by that force must be शून्य। शून्य समझते हो? आओ अभी मैं इधर मिटाऊंगा यार नहीं हो पाएगा ना, नहीं। आओ इधर, आप तुम्हारी बात भी बता दे रहे हैं, जो तुम पूछ रही हो वही बता दे रहे हैं। इधर आओ इधर, सफाई अभियान चल जाएगा। आओ इधर, होश में हो आज तुम लोग? नहीं होश में हो? भन अगर मेरे किधर से भी आगे जूता फेंक के मार दूंगा मैं। भिखारी पहले से याद खोपड़ी शंका हुआ है, कुछ बचा कुछ तुम शंकाओगे तो बताओ। भिखारी इधर आओ, देखो ध्यान से बात सुन। अगर मैं तेरे से बात करूं वर्क डन की, तो आपने कहा वर्क बराबर सर बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल एफ डॉट व्हाट डीएस। अरे बोल सही है? ये किसी फोर्स एफ का क्या है? वर्क डन। अरे बोल सही है? लेकिन एक बात यहाँ पर, ये डीएस क्या है? ये तो मुझे समझ में आया कि वर्क डन बाय फोर्स एफ, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसका? बॉडी का। चलो देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो ठीक है। अब देखो जरा, मैंने दो बातें ली है छोटी छोटी। यहां पर लिए एक पत्थर, क्या लिया है भाई? पत्थर है भाई साहब ये, अरे हटो, ले यार स्टोन, अंग्रेजी झाड़ ले, ठीक है स्टोन।
अच्छा आप मुझे बताओ, यहां पर फोर्स आप लगाओगे तो पत्थर तो टूट जाएगा। जी सर, हथौड़ा ना मार रहे बेटा, दबा रहे हो। अरे अरे आ रहा नहीं आ रहा। तो आप बताओ मुझे, मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है चूंकि डिस्प्लेसमेंट है जीरो, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। वंस मोर। लेकिन अगर यही जगह मैं स्पंज समझते हो, अरे आ रहा नहीं आ रहा, घर के गद्दे अपने पिछवाड़े को आराम देता है भाई, मजाक थोड़ी चल रही है। इधर आओ, आप देखो ना, अगर इसी स्पंज पे आप फोर्स लगाओगे तो पूरी वो गत्ता तो कहीं नहीं भागेगा, मगर आपको दिखेगा कि जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आप लगा रहे हो, क्या उस पॉइंट को थोड़ा सा खिसकना पड़ जाएगा? जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हो, याद रखना यहां पर क्या बॉडी मूव करी है? बॉडी का मूवमेंट नहीं, मगर क्या मेरे भाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर गया है। और याद रखिए चूंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव किया है, कहने का मतलब डीएस कैसा है? नॉन जीरो। जहां पर लगा है वो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, तो वर्क डन भी जीरो नहीं। इसका मतलब इसके अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट है एफ डॉट डीएस में, ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं है। ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। याद रख लीजिए, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोआ। अरे बोल समझ आया क्या? हेडिंग डाल लेना, बुलेट्स पॉइंट रिगार्डिंग वर्क, फिर ये सब बातें लिखना, बुलेट पॉइंट रिगार्डिंग वर्क। हाँ लिख लें, लिख लें मेरे भाई। चले बाबू, इसको मिटा दूं, गंदगी साफ कर दूं। आओ देखो, हाँ इधर सुनो, एक बात सुनो। तो एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि जब मैं लिखता हूं वर्क डन, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट वो होता है वो बॉडी का होता है, पोआ का होता है। लेकिन हमारे जो जीवन में हमें वर्क डन देखने को मिलता है, वो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी ही मूव कर रही है। और जब पूरी बॉडी मूव कर रही है तो हम ये मान लेते हैं कि पोआ भी उसी बॉडी के साथ मूव कर रहा होता है, इसलिए हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। जबकि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं आया समझ? तो ये पॉइंट लिख लें। इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट समझे, सुने जरा ध्यान से, हुजूर आला सुनो जरा। मैंने इसके अंदर एक चीज देखो, इसके अंदर एफ लिखा हुआ डॉट डीएस लिखा हुआ है। क्या कोई टाइम की चीज इसमें दिख रही है क्या? इसमें टाइम दिखा? नहीं आया समझ? अब टाइम नहीं दिखा तो जिसके साथ टाइम नहीं उसके साथ इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात करते नहीं। आप याद करो, मैंने डिस्प्लेसमेंट तक कभी ऐसा नहीं बोला कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताओ या एवरेज डिस्प्लेसमेंट बताओ। मैंने इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात कब करी थी? जब क्या टाइम आया था? डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम आया तो बात करा, वेलोसिटी के साथ टाइम आया तो बात करा। भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज व्हाट? एक्सीलरेशन। तो याद रखिए, जिनके संग टाइम होगा उन्हीं के संग बात होगी इंस्टेंटेनियस और एवरेज। जिनके संग टाइम का कोई फैक्टर नहीं उनके संग इंस्टेंटेनियस और एवरेज की कोई बात नहीं। इसका मतलब एक पॉइंट लिख लेना नोट मार के कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वर्क have no meaning, have no meaning. Instantaneous and average work have no meaning, have no meaning. That means work is defined for a particular displacement. That means work is defined for a particular displacement. That means work is defined for a particular displacement. ठीक है जी, बेहतरीन।
अब गौर फरमाए हुजूर अल्लाह, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये अपने को समझ में आ गया कि कभी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वर्क की कहानी होती नहीं है। अब आओ मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अपन लोग एक बात बताएं, अगर इसी वर्क के फॉर्मूले को देखो तो ये जो कोई फोर्स होगा, क्या ये इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है? अरे और अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वर्क उसी चीज को मैं लिख रहा हूं एफ डॉट डी एस, आप देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, आप इसमें इस एफ को देखो, क्या ये फोर्स है? और कोई इंडिविजुअल फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता? याद करो मैंने बताया था, और इवन आपने निकाला है खूब। आपने लिफ्ट में बैठ के चाहे नॉर्मल निकालो, चाहे जमीन से नॉर्मल निकालो, क्या मामला सब सेम आता है? क्योंकि तीन चीजें ऐसी हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती, वन इज टाइम, अदर इज डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अरे इसका मतलब ये फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट है? ये जो चीज आपको दिखी है, आप चिल्ला चिल्ला ये कहोगे कि ये चीज है फ्रेम से इंडिपेंडेंट। ये कैसा है भाई? फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट। अरे बोल, समझ आया क्या? लेकिन इसके अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें होंगी, क्या फ्रेम डिपेंडेंट होंगी? चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन। मतलब नजर बदलोगे तो नजारा बदलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये चीज कैसी है? फ्रेम डिपेंडेंट। अरे बोल, सही है? एक चीज इंडिपेंडेंट और दूसरी चीज डिपेंडेंट, और दोनों है प्रोडक्ट में, मतलब क्या ओवरऑल क्वांटिटी अफेक्टेड होगी? इसका मतलब वर्क डन भी कैसा होगा? फ्रेम डिपेंडेंट, यानी अलग अलग फ्रेम से वर्क डन आएगा अलग अलग। अरे किसी फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट दिखेगा जीरो, किसी में दिखेगा नॉन जीरो। तो एक बात ये समझ लीजिए कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। अरे बोल, समझ आया क्या? डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। सर लेकिन एक बात मेरे को सता रही है। मैंने कहा क्या सता रही है भाई? सर जब कुछ बोला ना, हम किस फ्रेम से बात करेंगे। मैंने कहा अरे यार, ये तो बचपन की बात है। मानव जाति कहाँ निवेश करती है? क्या ग्राउंड पे रहती है? तो जब कुछ ना बोला जाए तो क्या हम वर्कडन की जो कैलकुलेशन करेंगे, क्या माता जी पे खड़े होकर करेंगे? मुश्किल है? डाउट है? तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए कि ये पॉइंट्स हैं, तुरंत प्रभाव से आप छापें। ठीक है, छापो। भाइयों और उनकी बहनों, जरा गौर फरमाए, मेरी बात सुने। आपसे मैं कहूं कोई बॉडी है जिसपे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? कितने लग रहे हैं? नहीं आया? अब आप मुझे बताओ मेरे भाई कि मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय 20 न्यूटन फोर्स बताओ, क्या बता पाओगे? अरे कांस्टेंट फोर्स है, सेम दिशा में, क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें? कितना आ जाएगा भाई? क्या 40 जूल आ जाएगा? अच्छा, आप मुझसे, अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय 10 जूल बताओ, कितना? क्या जीरो आ जाएगा? अगर मैं वर्क डन बाय 5 न्यूटन माइनस का 10, तो आप एक चीज देखिए कि किसी भी बॉडी पर जब सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, तो एक फोर्स का जो वर्क है, क्या दूसरे फोर्स के वर्क से इंडिपेंडेंट होता है? यानी वर्क डन बाय वन फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्क डन बाय अदर फोर्स। अरे मुंह देखना बंद कर लीजिए, ये भी बना लीजिए। ठीक है जी, ये भी बना लीजिए। हाँ जी, इसको इसी के नीचे नया पॉइंट लिखाऊंगा। लिखें, इफ मल्टीपल फोर्सेस, इस पॉइंट में लिख लेना, इफ मल्टीपल फोर्सेस are acting on the body, if multiple forces are acting on the body, then
then work done by one force, then work done by one force is independent from the work done by other force, from work done by other force. आओ मेरे भाई फिर से जिंदा हो जाओ, नए पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और मजा आ जाएगा ये बात समझ के। आप गौर फरमाए हुजूर आला। अभी आप मुझे बताओ, एक बॉडी थी जो कितनी रफ्तार से जा रही थी, कितनी दूरी चल चुकी है, वर्क डन बाय 10 न्यूटन। फटाक से बताओ कितना आएगा? क्या 20 जूल आ जाएगा? अरे सीधा सीधा बोल रहे यार। आप इधर देखो, फिर से चल गई है 2 मीटर, लेकिन अभी बताओ वही 10 वही बॉडी, लेकिन अब इस सरफेस पे फ्रिक्शन कितना था? 0। इस सरफेस पे फ्रिक्शन 0 नहीं, तो बताओ मुझे वेलोसिटी 10 रहेगी, 10 से कम रहेगी? क्या 10 से कम रहेगी? इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? लेस देन 10। लेकिन आज भी मुझे बताओ वर्क डन बाय 10 न्यूटन कितना होगा? कितना होगा? नहीं आया समझ? आज भी वर्क डन अपना कितना है? 20 जूल। एक बात समझ में आ गई कि वर्क डन बाय एनी फोर्स is independent from the type of the motion of body। ये फर्क नहीं पड़ता कि उस बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड है या उसका मोशन रिटार्डेड है। अरे yes, sir। इस पॉइंट को समझ पा रहे हो? yes, लिख ले मेरी बात ध्यान से। इसको बनाने के बाद आप बनाओ पहले, फिर मैं लिखाता हूं। बनाए, उधर मिटा दूं मैं? चले। टोटल की मैं बात, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स, नेट वर्क डन की बात ही नहीं कर रहा मैं। जितना शब्द बोलूं उतने पे ध्यान रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लाइन फिनक्लाइन, किसी एक फोर्स का वर्क डन किसी अदर फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी एक फोर्स का वर्क डन उस बॉडी के किस तरह का मोशन है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन किसी एक बॉडी, अरे दादी एंगल लिया ना, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 cos 0 1। बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से एक दिशा में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट दिशा में तो भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, मगर नेगेटिव लगा लो। फोर्स परपेंडिकुलर हो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट 0 लिखो। हाँ बोली थी, लिखे वर्क डन बाय अ फोर्स, लिख लें इसके लिए लिख लें, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट from the type of the motion, from the type of force, type of the motion of body, independent of the type of the motion of body। सही बात है ना? ठीक है, हेडिंग डाल ले। अभी देखो हमने वर्क की कुछ बुलेट पॉइंट्स जानी है, जरा टिप पे समझ ले, मेरी बात सुने। अपन ने क्या क्या समझा? अपन ने ये समझा कि वर्क डन भाई किसी फोर्स के लिए डिफाइंड होता है, यस और नो? कब? जब वो बॉडी डिस्प्लेस करती है, यस और नो? लेकिन वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जरूरी? वो डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? पोआ का। अरे सही है। एक बात ये जाना, फिर हमने जाना जरूरी नहीं
कि ये फोर्स ही उस डिस्प्लेसमेंट का कारण हो। अरे फिर अपन ने जाना कि भैया वर्क डन जो है ना ये स्केलर है, मगर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी। जब दोनों के बीच का एंगल 90 से कम तो वर्क डन जीरो। जब दोनों के बीच का एंगल 90 से कम तो 90 तो 90 से ज्यादा तो अगर फोर्स और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर उनका वर्क डन। याद रखिए क्या वर्क डन क्या फ्रेम डिपेंडेंट होता है? मैं भी मूड में तू भी मूड में, फायर है हमर बेबी एटीट्यूड में। अब मरी जाओ सार, अभी बता रखा हूं मैं, अभी बताया हूं मैं, तुम हगे दे रहे हो क्या? अच्छा एवरेज वर्क बड़ा होता है कि इंस्टेंटेनियस? ना एवरेज ना इंस्टेंटेनियस। ऐसी बात करेंगे तो हम आपकी जुबान काट देंगे। अरे समझ आ रहा है? एक फोर्स का वर्क दूसरे पे किस तरह डिपेंड करता है? किसी तरह भी नहीं करता है। अरे वर्कडन भाई फोर्स किस तरह का मोशन है, लूज मोशन है या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करता नहीं। अब तुम भागोगे, अरे आ रहा नहीं आ रहा? अब और वर्मा है, अभी मैं बात कर रहा हूं कि आखिर वर्क को अलग अलग परिस्थितियों में कैसे कैलकुलेट किया जाए। अरे सही है? तो अपन लोग पहली बात करने जा रहे हैं छोटी सी। देखो देखो देखो, पहला इफ फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स कैसा हो? फोर्स याद रखना, कोई भी वेक्टर कांस्टेंट तभी हो सकता है जब उसका ना मैग्नीट्यूड बदले और ना ही डायरेक्शन। अरे सही है? मैंने कहा ठीक है यार, तो पहले हम एकदम गरीबी वाली सवाल ले लेते हैं। आप देखिए जरा हुजूर आला देखिए, एक मैंने फोर्स लगाया, कितना लगाया? 40 न्यूटन। अरे मुश्किल लगा? 2 टके की बात है भाई। सुनिए ध्यान से, कितना एंगल? 60। अरे सही है? अच्छा एक बात बताओ, अरे रुको तो सही, रुको तो सही। ये स्टार्ट कर रही है रेस्ट से। कब से स्टार्ट कर रही? आपसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में कितना काम किया होगा? मास ले लो, मास 2 किलो, मास ले लीजिए, मास 2 किलो, सब हम ही बता देंगे। इधर सुनो, अब यही तो मुझे बताना है। आपको समझ में आ गया कि फोर्स तो दिया है, क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है? लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कुछ अलग चीजें दिए रखी हैं? आप ऊपर इधर आ जाओ। अब तो इस फोर्स को तोड़ोगे जिधर एंगल उधर उसके परपेंडिकुलर चलेगा तो इधर चलेगा, वरना चलेगा नहीं। इधर कितना फोर्स? 40 cos 60 मतलब क्या 20 न्यूटन आ जाएगा? अरे 40 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 40 बटा 2 50 आएगा। तो हमने कल फारसी लिखा है साले, हम भी तो ये लिखा। इधर क्या लिखोगे? 40 sin 60, जिससे अपने को कोई मतलब नहीं। अब ये चला है t इक्वल टू 0 पे, जाएगा कब तक? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या तभी पहले 4 सेकेंड बीतेंगे? t इक्वल टू 0 पर रफ्तार कितनी? 0। इसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? अरे फोर्स लग रहा है, करेजा एक्सीलरेशन आएगा यार। एक्सीलरेशन कितना आएगा? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। फोर्स कितना? 20। मास कितना होगा भाई जी? क्या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया है? आपको पता है हर सेकंड में कितना बढ़ा? तो 4 सेकंड में तो यहाँ रफ्तार 40। अब चला कितना होगा? तो आप कहोगे पाथ इज स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बिना झिझक अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लिखोगे ये दूरी जो है, इस दूरी का नाम है s, और s की वैल्यू होगी 0 + 40/2 इंटू समय 4। तो मेरे ख्याल से क्या 80 मीटर आ गया है। फोर्स कितना करेजा? फोर्स 20। अरे 40 ले लो। अरे तुम अभी बड़े थोड़ी हो। अरे अभी सब नाबालिग हो। इधर आओ, इधर आओ। वर्क डन भाई आप निकालोगे 40 न्यूटन, लिखोगे mod 40, लिखोगे mod 40, लिखोगे इंटू डिस्प्लेसमेंट 80 इंटू लिखो cos 60।
1/2 क्या 160 आ चुका है? 1600 आ चुका है। अरे दर्द है कहीं? नहीं। तो आप लिखेंगे 1600 जूल। अब लिखेंगे आज बता दूं, हमेशा फोर्स को तोड़ लिया करो, उसी फोर्स का टुकड़ा लिया करो जिस जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में हो। परपेंडिकुलर वाला तो जो टुकड़ा होगा उसका वर्क डन कितना आएगा? 0। जैसे सुनो, आपने इस फोर्स को तोड़ा, उधर कितना है? 40 sin 60। 40 sin 60 का मतलब हो गया 20√3। देख लेना, अब्बा बता गए, हमको तो आता है। ठीक है, इधर देखो कितना है? 20। आपको पता है इस टुकड़े के कारण जो वर्क डन होगा कितना? 0। मतलब क्या यही रिस्पॉन्सिबल होगा? और देखो 20 गुणा 80 करो, क्या 1600 आ भी रहा है? नहीं आया? नहीं आया? मुंह देखना बंद करे, छाप ले तुरंत प्रभाव से, मैं इधर मिटाऊंगा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटा दिया जाए। ये ले तो लिया, हाँ 40 कैसे ले लोगे? 40 इस दिशा का फोर्स है, भाग इस दिशा में रहा है, जिस दिशा में एक्सीलरेशन होता है उसी दिशा का नेट फोर्स लिखा जाता है। समझ गए हो तुम? अगर बताओ डायनेमिक इक्वल, अरे वही नेट फोर्स 0, तो वर्क डन, नेट वर्क डन 0 होगा? नहीं होगा। ठीक हो, नहीं लिखाता हूँ। बैच बदलोगे कंटेंट बदलेगा, ठीक है ना? बदल बदल के मैं काम करता हूँ भाई जी। अब यही तो हमको नहीं पता ना। डायनेमिक आइलैंड्स होते होंगे। अभी मैं कुछ आज अभी मैं आधा ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। इल्यूमिनाटी कुछ होता है यार, कैरी मिनाटी। तुम भी डैश की शौकीन हो? अरे इधर आओ, अब इधर आ जाओ तुम, इधर आओ, आ जाओ, गौर फरमाओ, इधर आओ, बात सुने। अच्छा, अभी अपन लोगों ने क्या, जब मैग्नीट्यूड दे रखा था, एंगल दे रखा था, लेकिन ये हो सकता है कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो। अरे बोल रहे? देख, अगर मान लीजिए अपने को फोर्स दे रखा है, उसने फोर्स दे रखा है 2i प्लस का 3j और प्लस का क्या लिखोगे? 4, और उसने कहा कि वो ये फोर्स एक्ट कर रहा है कहां से? किसी पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1,1, और अगला ये कहां से कहां तक गया? अगला कोऑर्डिनेट 2,5,7। अरे सही है? मैंने कहा भैया वर्क डन बाय फोर्स बताओ। अब मुझे बताओ, मैं एफ इंटू, एक मिनट, एफ डॉट डीएस लिखूं या एफ इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा लिखूं? क्योंकि क्या वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो क्या एफ डॉट डेल्टा एस लिखना चाहिए? तो आप लिखोगे एफ वेक्टर और क्या लिखोगे? डॉट डेल्टा एस वेक्टर। यस और नो? लेकिन आपको एफ वेक्टर तो पता है, क्या डेल्टा एस वेक्टर नहीं पता है? मगर क्या पोजीशन दे रखी है, पोजीशन से क्या पोजीशन वेक्टर बना लोगे? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहां लिखोगे 2i प्लस 5j प्लस का लिखोगे 7 का k। वंस मोर, क्या ये अभी का पोजीशन वेक्टर है? क्या ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है? तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे, यहां से आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाएगा 2i प्लस का 5j और प्लस का 7k, और माइनस कर दोगे कितना? i प्लस का j प्लस का k, और फाइनली क्या आएगा? i प्लस, अरे देखो प्लस का क्या 4j आ जाएगा। अरे 5 में से 1 जाएगी, 4 आएगा बे, और प्लस के क्या लिखोगे? 6 के। अरे बोल सही है? ये क्या मिल गया आपको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे और इधर देख ले, अब तुझे अगर वर्क डन लिखना है तो तू लिख के एफ वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अरे बोल सही है? याद रखना, आई जे के का मतलब वेरिएबल नहीं होता, आई जे के तो दिशा है यार। एक बार मेरे पास लड़का है, सर देखो वेरिएबल है, मैंने कहा करे आई जे, पागल है क्या बे? डायरेक्शन है वो।
अरे सुनिए जरा ध्यान से, आप लिखेंगे यहां पर लिखेंगे भैया 2i प्लस 3j प्लस का लिखेंगे 4k और डॉट लिखेंगे i प्लस 4j और प्लस का 6k। अरे बहुत सही है। अब डॉट लेना आपको आता है, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k। तो यहां लिखोगे 2 प्लस का लिखोगे 12 और प्लस का लिखोगे 24। 24 12 36 2 38। क्या मेरे भाई 38 जूल आया है? मतलब फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया तो भी कर लोगे? अरे कर लोगे? एक होमवर्क में दिखाता हूं तुमको, ध्यान रखना यार। सुन लियो इधर सुनो। एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है i प्लस जे माइनस का k, और ये कहाँ एक्ट कर रहा है? ये कहीं देखो यहां कर रहा था i माइनस जे माइनस के 2, ये r इनिशियल दे रखा है। अरे सही बात है। और r फाइनल आपको दे रखा है भाई जी, कितना दे रखा है? 2i माइनस का 2j और प्लस का 4k। अरे सही है ना? अरे बोल रहे ये पोजीशन वेक्टर्स है, डिस्प्लेसमेंट इनसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो माइनस कर। तो भाई साहब वर्क डन भाई, एफ निकाल के लाना। ये होमवर्क रहा। जय हिंद जय भारत। ठीक है, आज यहीं तक कर लेते हैं, कल से स्टार्ट।